अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च के कॉन्सेप्ट के पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च को हम जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च क्या है? तो आप लोग सब जानते हैं कि रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च। तो री का मतलब है बार बार करना, दोबारा करना। सर्च का मतलब है खोजना, किसी चीज़ को खोजना, है ना। उसी को हम बोलते हैं रिसर्च, मतलब सर्च। ठीक है। रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड मतलब रिसर्च क्या है? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम एक सिस्टमेटिक तरीके से न्यू फैक्ट्स को और नॉलेज को हम खोजते हैं। समझ में आई बात? और फिर ये हम अब रिसर्च के हम कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। क्योंकि मैं इतनी जल्दी इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाना, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखूँगी तो आप समझें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। ये इसमें हर एक स्टेप को फॉलो किया जाता है। इसमें स्टेप्स होते, कई स्टेप होते हैं, आप उसको फॉलो करके ही किसी चीज़ को फाइंड करते हो। ये लॉजिकल होता है, ये इलॉजिकल नहीं होता। आप लॉजिकली ही किसी चीज़ को कर सकते हो, इलॉजिकली नहीं कर सकते आप, है ना। और ये ऑब्जेक्टिविटी होता है इसमें, और ये साइंटिफिक होता है। उसके बाद ये एक्यूरेट होता है, उसके बाद रेप्लिकेबल भी होता है ये, है ना। ये इस तरह से होता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नए स्लाइड पे। ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च को जानेंगे क्या है। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। जब हम न्यू नॉलेज को खोजते हैं तो रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्कवर न्यू नॉलेज, वेरीफाई और टेस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो आप जानते हो। ठीक है। टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, टू डेवलप न्यू थ्योरीज, टू इम्प्रूव प्रैक्टिकल एंड डिसीजन मेकिंग, टू कंट्रीब्यूट द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। अब रिसर्च का एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये क्या करता है? हेल्प इन करिकुलम डेवलपमेंट। कोई भी करिकुलम आ गया, वो कैसा है, हम फिर से उसको दोबारा खोज कर रहे हैं, चाहे कहीं पे गैप तो नहीं रहेगा। अगर मुझे कोई और सा करिकुलम, कोई चीज़ ऐड करना है करिकुलम में, तो वो कैसा रहेगा, उसके क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो जांचना। ये सब किसी काम है, रिसर्च के काम है। वो कितना इफ़ेक्टिव रहा, है ना। तो ये सब रिसर्च के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है। मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, मैं थोड़े पढ़ के मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है। और क्या है? इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये किस चीज़ को इम्प्रूव करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। हेल्प इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। जैसे कि क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो वो रिसर्च के ज़रिए ही हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये इनोवेशन मतलब इनोवेशन करने के लिए या रिसर्चर को क्या करते हैं, वो पुश करते हैं कि आप इनोवेशन की तरफ जाओ। अच्छा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो कैसा होगा, मतलब कि आप इस तरह से सोचो। ठीक है। इन्हांस प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। और जब टीचर्स करते हैं रिसर्च तो उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। समझ में आई बात? तो और नीड क्या है रिसर्च की? to keep pace with the changing world, to find out solution to new problems, to avoid guesswork and rely on fact। मतलब हमको गेस नहीं करते हैं यहाँ पे, ना, हम डायरेक्ट फैक्ट पे बात करते हैं। और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि हम ये कर लिए, गेस कर लिए कैसा होगा, तो नहीं। सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ये एक साइंटिफिक तरीका होता है। ठीक है। और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सारी सी बात है। टू बिल्ड अ साइंटिफिक एटीट्यूड। समझ में आ गई बात? अब मैं आती हूँ ये टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत मतलब बेसिक है, ये मतलब सबको आनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने
मेनली लिया 4 टाइप की, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट, बेस्ड ऑन अप्रोच। तो ये आपको, अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो आपको ये डालना पड़ेगा, और मैं शॉर्ट में बताऊंगी। फिर दोबारा मौका मिले तो मैं इसको डिटेल में भी जाऊंगी, ठीक है। बेस्ड ऑन पर्पस, तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी बेसिक और अप्लाइड के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ लेती हूँ कि बेस्ड ऑन पर्पस के बेस पे मैं मतलब हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और कभी कहीं बुक में यहाँ पे 3 रहते हैं, जैसे कि बेसिक, अप्लाइड और एक्सटेंड रिसर्च। मगर यहाँ मैंने एक्सटेंड रिसर्च को बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट्स पे डाला है, ठीक है। और मैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, हम बेस्ड ऑन नेचर पे आऊँ। मैं बात करूँ नेचर ऑफ डाटा पे, तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन अप्रोच, मिक्स मेथड रिसर्च, जिसमें क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो तब हम उसे मिक्स मेथड रिसर्च बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, मतलब टेबल बनाया है, इसमें से आप देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। बेसिक रिसर्च क्या है, मेन है ना। बेसिक रिसर्च क्या होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग थ्योरी है, थ्योरीज पहले से है, तो उसके ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे हम बेसिक रिसर्च में हम मतलब बेसिक रिसर्च में हम उसे डालते हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में कोई चीज़ है पहले से, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्यूशन करते हैं कि थ्योरीज के जरिए, है ना। तो उसे हम अप्लाइड। एक्शन रिसर्च क्या है कि हमें एक्शन रिसर्च में हमें ये होता है ना कि क्या होता है, फौरी तौर पे हमें जहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, तो वो एक्शन रिसर्च में आ जाते हैं इस तरह की रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च में तो अब जानते ही हो क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। जैसे वर्ड्स, इमेज के फॉर्म में होता है। वो इसको बताने के लिए ना बहुत लंबा या डिटेल वीडियो जाएंगे कि कितने तरह के मतलब रिसर्च होते हैं। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा बता रही हूँ, बेसिक आपको इतना नॉलेज हो जाए कि आप समझ पाओ। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं, इसमें डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा डेटा का, जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, उन डेटा का इस्तेमाल करके हम जब बनाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च मैंने पहले भी बताया, जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च मिक्स रहते हैं ना। इसमें कैसे है, मतलब इस रिसर्च मेथड में क्या होता है ना कि अगर आप क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों का यूज़ आप एक रिसर्च में कर रहे हो तो उसे हम मिक्स मेथड रिसर्च बोलते हैं। जनरली ना, मतलब जनरली मैं बोल रही हूँ, जितनी भी रिसर्च होते हैं ना मिक्स मेथड रिसर्च में ही होते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन की फील्ड में बात करूँ तो ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला जो स्लाइड है, रिसर्च प्रोसेस मतलब स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मार्क भी कर रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम, कि मुझे सबसे पहले उसमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स को खोजना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी। फिर जब मुझे प्रॉब्लम मिल गया या रिसर्चर को प्रॉब्लम मिल गया या अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो तब रिसर्चर क्या करता है, सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो मतलब मैं खुद को ही मान लेती हूँ कि मैं रिसर्च करनी, मैंने पहले प्रॉब्लम खोजा, अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं लिटरेचर को पढ़ूँगी। ये लिटरेचर मुझे ऑनलाइन भी मिल सकती है, जैसे शोध गंगोत्री से भी मिल सकते हैं, तो मैं उसे रिव्यू करूँगी। या फिर मैं अपने लाइब्रेरी जाऊँगी, वहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई लिटरेचर है, कोई बुक है, कोई मैगज़ीन है, तो मैं उसे क्या करूँगी, पढ़ूँगी। और मैं जानूँगी कि आखिर इससे पहले हुआ है कोई रिसर्च तो क्या हुआ है, कितना रिसर्च हुआ है, ठीक है। मैं उसको जानूँगी, ठीक है। और कहाँ पे गैप रह गया है और मुझे क्या क्या फाइंडिंग करना होगा वगैरह। फिर मैं फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड स्टेप जो आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे, जिसमें मुझे ऑब्जेक्टिव मतलब अब जो मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ
उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, ठीक है। क्या क्या मेरे मकसद है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि अगर मैं ये रिसर्च करना चाहती हूँ तो इसके मकसद क्या क्या होंगे, ठीक है। मैं उसको डिफ़ाइन करूँगी ना, मैं लिखूँगी, ठीक है। और 4th नंबर पर आ जाएंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मैं हाइपोथेसिस भी बनाऊँगी। हाइपोथेसिस को सॉरी हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। तो अब ये 4th स्टेज में आके ना आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। ये नहीं कि आप पहले हाइपोथेसिस बनाओ फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करो, नहीं, आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद बनाने होंगे, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा या इसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। जैसे आप कोई न्यू टीचिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो अपने क्लासरूम में, तो आप बोल सकते हो कि न्यू टीचिंग मेथड का इस्तेमाल से बच्चों की क्रिएटिविटी में इजाफ़ा हुआ तो इजाफ़ा होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जो आप बना रहे हो ना, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। फिर 5वां है रिसर्च डिज़ाइन। आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करोगे, ठीक है, कौन से टूल्स। ये आगे भी जाओगे तो आप पता है डिज़ाइन मतलब कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करोगे, अप्लाइड, बेसिक या जितने भी हैं कौन सा डिज़ाइन यूज़ करोगे, कितने सैम्पल चाहिए आपको, कौन सा डेटा का यूज़ करोगे वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा डीप है, पता नहीं बता पाऊँगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। डाटा कलेक्शन। तो अब आ गया, मैंने रिसर्च डिज़ाइन तो कंप्लीट कर लिया कि मुझे अच्छा इतने बच्चों पे रिसर्च करना है, ठीक है, या इतनी जगह पे रिसर्च करना है, तो मेरा मेथड ये है। तो अब मैं उसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, डाटा कलेक्शन। तो मैं उसे डाटा को कलेक्ट करूँगी जाके अपने एरिया में, ठीक है, जो भी एरिया। फिर उसके बाद डाटा अब कलेक्ट हो गया तो मैं क्या करूँगी, डाटा एनालिसिस। जाहिर सी बात है, आपके पास डेटा आ गया तो आप डेटा एनालिसिस करोगे, फिर इंटरप्रिटेशन करोगे, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग करोगे। दैट्स ईजी। ये बहुत ईजी वाला मतलब ईजी स्टेप्स है जो ना ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हर्टिफिकेशन करो कि कौन से स्टेप पहले आएंगे बाद में। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अच्छा ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी नेट में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे, ठीक है। और ये एडवांटेज, लिमिटेशन, एथिक्स है, ये मैं बताऊँगी यहाँ पे आपको थोड़े से कि एडवांटेज क्या है। प्रोवाइड न्यू नॉलेज, हमें रिसर्च से क्या मिलता है, न्यू नॉलेज मिलता है। हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, जाहिर सी बात है। सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में मदद करता है। इम्प्रूव प्रोफेशनल क्या प्रैक्टिसेस, जाहिर सी बात है। लीड टू सोशल डेवलपमेंट, जाहिर सी बात। मैं लिमिटेशन या डिसएडवांटेज की बात करूँ, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लग जाता है, एक्सपेंसिव भी होता है मुझे डाटा कलेक्ट करने में, या आपको भी एज ए रिसर्चर डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा सा महंगा तो हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ मुझे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं या सर्वे करना पड़ता है, जिस भी तरीके से आपका या आपका एरिया दूर है तो वहाँ जाना आना, ये सब में थोड़ा तो पैसे लगते ही हैं, ठीक है। और रिक्वायर्स एक्सपर्टीज़, अब एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप फिर गलत फाइंडिंग खोज लोगे, है ना, ये सब तो है। रिजल्ट में बी लिमिटेड, सेम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी स्टडीज़, मतलब एक ही जैसे प्रॉब्लम्स पहले किसी ने कर लिए हैं, अभी कर रहे हैं, अभी हुआ फिर आप कर रहे हो, है ना। इस तरह से लिमिटेशन अभी आ जाते हैं कि थोड़ा सा तो मॉडिफिकेशन करना पड़ता, एथिक्स में है, यही सब है और क्या। रिसर्च इन एजुकेशन एग्जाम्पल, तो ये एग्ज़ाम्पल है कि कैसे आप रिसर्च करते हो, ठीक है। क्लासरूम एक्शन रिसर्च, मैंने इसके बारे में डिटेल से भी बता सकती हूँ कि एक्शन रिसर्च क्या होते हैं, ठीक है। मैं भी उतना लॉन्ग वीडियोज नहीं बनाना चाहती तो मैं नहीं बता पाऊँगी अभी, मैं कभी और डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पे प्लान होता है, एक्शन होता है, ऑब्जर्व होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। कि यहाँ पे रिसर्च इन एजुकेशन में हम जानते इफ़ेक्ट ऑफ ICT ऑन स्टूडेंट लर्निंग, तो आप लोग देख लेना, ठीक है, मैं तो नहीं जाऊँगी ये, और रिवीजन के लिए मैंने दे दिया।
रिवीजन के लिए मैंने पूरा चार्ट बना के दे दिया, तो आप देख लो और याद रखना। ऑल द बेस्ट एंड द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट।